मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन मज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात कर रहे हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने तकरीबन 3 से 4 टैब्स को एक्सप्लोर किया है। देखा है कि कौन कौन से टैब के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी अवेलेबल है। हमने होम कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है। ड्रॉ आप लोगों को भी मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद से आगे इसको एक्सप्लोर करना है। डिजाइन देखा हमने, लेआउट देखा है। आज हम इंशाल्लाह प्रेफरेंसेस को देखेंगे, सॉरी, रेफरेंसेस को। तो रेफरेंसेस पे करते हैं क्लिक। जी, तो चल नहीं रहा। चले, कोई बात नहीं। ये लो, रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पे नजर आ रहा है, वो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप एक बुक बना रहे हो, और बुक बना रहे हो तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ताकि सामने वाला जो आपका यूजर है या फिर रीडर है उसको आसानी समझ आ जाए कि कौन सा टॉपिक किस पेज के ऊपर अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंटेंट चाहिए 4 5 7 10 पेजेस का, ताकि मैं टेबल ऑफ कंटेंट को क्या कर सकूं, क्रिएट कर सकूं। तो क्रिएट करने के लिए हम ले लेते हैं एक टाइटल। टाइटल में हम लिखते हैं जी फ्रीलांस बिजनेस गाइड। ये हमारी बुक का टाइटल है। एन यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये हमारी बुक का टाइटल। नीचे अब चलते हैं। नीचे आने के बाद अब आपको कुछ इसमें मेंशन करना है कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड करना है। वो कंटेंट क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कर रहे हैं जी एमएस ऑफिस। ये एक हेडिंग मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मुझे इसके रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा, रैंडम ब्रैकेट्स और एंटर कर दिए। तो ये एमएस वर्ड ऑफिस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज करने वाले हैं। तो मैं लिख दिया जी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड लिखा, एंटर दबाया, फिर से इक्वल करेंगे रैंडम, एंटर। अब एमएस वर्ड के बाद अगला हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, और फिर से हम क्या करेंगे, इक्वल टू रैंडम और नीचे। एमएस एक्सेल के बाद अगला प्रोग्राम है हमारे पास एमएस पब्लिशर। पब्लिशर, फिर एंटर किया, फिर रैंडम, और फिर इसके बाद हमारे पास है एमएस एक्सेस। उसके बारे में हमने कुछ लिखा। फिर हमारे पास है एमएस पेंट, और इसके बारे में हमने कुछ लिख लिया। ये हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब डाटा जो है हमारा इस टाइम तकरीबन रिलाई कर रहा है 3 पेजेस पे। हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा जो है जितने पेजेस पे शो हो रहा है, यूजर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में देख ले कि कौन सा डाटा, कौन सी हेडिंग, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। एक होता है कि आप बाय डिफॉल्ट खुद जाके बनाते हो, आपने पहले पूरी की पूरी बुक जो है उसको डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद अब आप देख रहे हो कि मेरी ये वाली हेडिंग फलां पेज पे आ रही है, ये वाली हेडिंग फलां पेज पे आ रही है, और आप अपने हिसाब से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एमएस वर्ड आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप इसका बना बनाया जो है टेबल ऑफ कंटेंट उसका इस्तेमाल करो, मगर उससे पहले आपको कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। तो मैं चलता हूं टॉप पे। टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल फंक्शन और पेज अप का बटन दबाते हैं, सॉरी होम का बटन। होम का बटन दबाने के बाद आप आते हैं टॉप पे। टॉप पे आने के बाद इसको, ये हमारा क्योंकि टाइटल है, इसको मैं टाइटल बनाता हूँ। होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको, और इसको कर दिया सेंटर में, ताकि विजिबल हो कि ये हमारी बुक का टाइटल है। अब मुझे एमएस वर्ड शो करवाना है, तो पहले पेज के ऊपर तो क्या आएगा, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। मतलब एमएस वर्ड को मैं क्या करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, तो इससे क्या हो गया कि हमारा सारा का सारा कंटेंट जो है वो अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब शिफ्ट होने के बाद यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और फॉन्ट थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको भी करते हैं सेंटर में।
अब नीचे हमने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे विजिबल करवाना है। अब विजिबल करवाने के लिए मुझे सबसे पहले टेबल के अंदर जो जो कंटेंट्स ऐड करने कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी सब हेडिंग है, ये मेरी चैप्टर का नाम है। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे MS ऑफिस आ रहा है। ये हमारे, आप लेट कर लो कि ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपने MS ऑफिस जो कि पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाएंगे यहाँ पे रेफरेंसेस में, और रेफरेंसेस के बाद यहां पे आके आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 3 लेवल्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं। लेवल 1 होता है चैप्टर का नाम, लेवल 2 होता है आपके चैप्टर के अंदर जो मेजर हेडिंग्स हैं, लेवल 3 होता है सब हेडिंग्स। तो लेवल 1 चैप्टर नेम, लेवल 2 हेडिंग्स, लेवल 3 सब हेडिंग्स। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हमने MS ऑफिस लिया तो MS ऑफिस क्या है, वो लेवल 1 है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेवल 1। अब MS ऑफिस को मैंने लेवल 1 बना दिया, तो जैसे ही मैंने उसको लेवल 1 में कन्वर्ट किया है, वो थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, थोड़ी बहुत हेडिंग डालनी पड़ेगी। मैं रैंडम जो है वो यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ ताकि समझ सकें। हेडिंग 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और इस हेडिंग 1 को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाते हैं और इसको कर देते हैं लेवल 2। ये हमने दो यहाँ पे ऐड कर लिए। पहला हमारा लेवल 1 था, दूसरा लेवल 2 था। इसी तरीके से हम दोबारा नीचे आएंगे जहां पे हमारा अगला ऑप्शन विजिबल हो रहा है। जैसे MS एक्सेल है, MS एक्सेल फिर से हमारा चैप्टर का नेम है, तो ऐड टेक्स्ट में आएंगे, लेवल 1 करेंगे। इसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, हेडिंग 2 ऐड करेंगे। हेडिंग 2 सिलेक्ट, ऐड टेक्स्ट, लेवल 2, ये आ गया। नीचे आए, MS पब्लिशर है, MS पब्लिशर को हमने सेलेक्ट किया, लेवल 1 बनाया। लेवल 1 के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आए, यहाँ पे हमने लिखा हेडिंग 3, सिलेक्ट, ऐड टेक्स्ट और लेवल 2, सेम एज इट इज नीचे। MS एक्सेस, इसको सिलेक्ट किया हमने, ऐड टेक्स्ट, लेवल 1, और लेवल 1 के बाद MS एक्सेस के बाद हम एंटर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी हेडिंग 4, सिलेक्ट, ऐड टेक्स्ट और लेवल 2। इसी तरीके से जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, आपने उनकी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को और चैप्टर्स के नेम्स को आपने क्या करना है, इसी तरीके से लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के लिए अब हम, कन्वर्ट करने के बाद अब आपने जाना है दोबारा से टॉप पे। टॉप पे आने के बाद जहां पे आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हो, अब टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा होता है फर्स्ट या इनर पेज के ऊपर। जैसे ही पहला पेज होता है उसके टॉप पे आपको नजर आता है, या अंदर वाली साइड आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आता है। तो हमारा ये फर्स्ट पेज है जिसपे हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं। यहां पे आने के बाद आपने आना टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह का आपको चाहिए। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है आपने उसके मुताबिक उस पर करना है क्लिक। मैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो पहला है उस पर मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक बना बनाया टेबल ऑफ कंटेंट मुझे नजर आ रहा है। MS ऑफिस जो कि हमारा पेज नंबर 2 पे, और हेडिंग 1 भी पेज नंबर 2 पे है। MS एक्सेल पेज नंबर 3, और हेडिंग 2 जो है उसके अंदर वो 3। इसी तरीके से आपको हर एक के सामने उसका पेज नंबर अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया आपको फौरन मिल जाता है। आपने जस्ट क्या करना है, चैप्टर्स के नेम को, हेडिंग को और सब हेडिंग्स को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, वो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब अगर आपने कोई नया चैप्टर यहाँ पे ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे आपके पास MS पेंट है, ये हमने पहले छोड़ दिया था, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ये नया चैप्टर मिसाल के तौर पे आपने ऐड किया, मैं MS पेंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट किया, ऐड टेक्स्ट के बाद लेवल 1 मैंने इसको बना दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेडिंग 5, हेडिंग 5 मैंने लिखा, इसको हमने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट और लेवल 2। अब ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम जाके देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अभी भी मुझे यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं। MS एक्सेस तक, हेडिंग नंबर 4 तक नजर आ रही है। जो पांचवी अभी मैंने ऐड की है और MS पेंट ऐड किया, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट का बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी यहाँ पे विजिबल हो सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे करना है अपडेट टेबल पे क्लिक। जैसे ही आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा क्या अपडेट करना है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल।
हम कह रहे हैं कि पूरे के पूरे टेबल को क्या कर दो, अपडेट कर दो, और मैं करता हूं ओके। जैसे मैंने टेबल को अपडेट किया तो एमएस पेंट और हेडिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो जो कि पेज नंबर 4 पर। तो जैसे जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कंटेंट ऐड करते जाएंगे, आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने आगे क्या करना है, एक बार अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, ताकि सारी की सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो एक बहुत अच्छा ये प्रोसेस है जिसके जरिए आप बने बनाए टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है फुट नोट्स का। ये फुट नोट क्या है? अक्सर आप लोग इंग्लिश की बुक यूज कर रहे होते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से आपको अक्सर मिलती है। उस बुक के अंदर आप रीड कर रहे होते हो, तो रीडिंग के दौरान आपको कुछ वर्ड्स के ऊपर नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके के कुछ सिंबल्स नजर आते हैं, जो कि नीचे आप उसको पेज के जब साइड पे देखते हो या नीचे देखते हो, तो उनकी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी होती है कि ये वाला जो वर्ड था ये नंबर 1 है, और नंबर 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो ये वाली है। अगर वो तरीकाकार आपने अपनी बुक के अंदर ऐड करना है, किसी पर्सन को समझाना चाह रहे हैं कि खास तरह का एक वर्ड आपने यूज किया है, उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि जब ऑक्सफोर्ड नई बुक लेके आता है तो उसके अंदर कुछ नई टर्म्स लेके आता है, कुछ ऐसे फीचर्स जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड जो कि पहले वेल नोन नहीं थे, लोग उसको इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं थे, थोड़ी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी थी, वो वोकैबुलरी उन्होंने बुक के अंदर इंक्लूड कर दी। अब इंक्लूड करने के बाद पढ़ने वाला कहीं गलत मतलब ना ले ले, उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसके साथ एक फुट नोट ऐड कर दिया। अब फुट नोट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ पावरफुल। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पावरफुल का मतलब क्या है, ठीक है। आप कुछ भी अपनी तरफ से हिसाब किताब लगा के देख लीजिएगा, कहीं इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आपने देख लेना है। तो मैंने पावरफुल यहां पे आने के बाद पावरफुल में सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगा इंसर्ट फुट नोट पे, तो मैंने इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया। अब फुट नोट में यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ मुझे विजिबल हो रहा है। नंबर 1 में मैं कह रहा हूँ पावरफुल कौन होता है, अ स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग पर्सन लिख देता हूं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इज कॉल्ड पावरफुल। तो ऊपर चलते हैं, हमने जहां पे ऐड किया था, तो यहां पे देखो पावरफुल के साथ आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है 1, और अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो आपको एक ब्लॉक, एक टूल टिप के अंदर लिखा हुआ भी नजर आएगा, आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप जो है अपने पेज के एंड पे एक फुट नोट ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे कोई और ऐड करना है, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन वीडियो है, इसके बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो मैं ऑनलाइन वीडियो को करूंगा सिलेक्ट, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और आए इंसर्ट एंड नोट पे, यहां पे आएगा, फिर से एक अलग आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से पेज हमारा चेंज हो गया, सॉरी हमने गलती कर दी है। मैं दोबारा बैक चलता हूँ, ऑनलाइन वीडियो और इंसर्ट फुट नोट, यहां पे आएंगे फुट नोट पे। अब यहाँ पे नंबर 2 आ चुका है। नंबर 2 में हमने क्या करना है कि ऑनलाइन वीडियो था तो हम कहेंगे अ वीडियो विच विल अपीयर ऑनलाइन। ये हमने ऐड कर दिया एक नया फुट नोट, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनलाइन वीडियो को। अब कहाँ पे वो ऑनलाइन वीडियो वाला, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ऑनलाइन वीडियो, ठीक है। अब ये फुट नोट के साथ हमें एक और ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एंड नोट। फुट नोट क्या करता है, आपने जो भी कंटेंट ऐड किया है वो हर पेज के एंड पे दिखाएगा। हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग पेज हैं। आप चाहते हो कि मेरा जो कंटेंट है, वो जो मैंने चीज यहाँ पे मेंशन की है, तो वो पेज के एंड पे नजर है। जैसे कि ये हमारा एक पेज था जहां पे हमने एमएस ऑफिस लिखा है, तो इस पेज के एंड पे मुझे क्या नजर आ रहा है, फुट नोट नजर आ रहा है। बाकी पेजेस के एंड पे ये नहीं है, तो एक पेज के एंड पे नजर आएगा अगर आपने इंसर्ट फुट नोट पे किया है क्लिक। और अगर आप चाहते हो कि मेरा जो फुट नोट है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे जाए, ठीक है, जहां पे मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, वो 1 पेज भी हो रहा है, वो 10 पेज भी हो रहा है, वो 100 पेज भी हो रहा है, मतलब जहां पे आपकी किताब जो है वो खत्म होगी, वहां पे आपको एक नोट नजर आना चाहिए। तो आपने यहां पे आके क्या करना है, इंसर्ट एंड नोट करना है। तो मैं एंड नोट करता हूं, एंड नोट पे यहाँ पे 1 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखता हूँ जी, देयर द बुक विल बी एंड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक के बिल्कुल लास्ट पे अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन वगैरह यूजर को या रीडर को शो करवानी है, तो आप इंसर्ट
फुट एंड नोट जो है वो यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है फुट नोट को आपने चेक करना है, तो क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करो तो पहला दिखाएगा, फिर क्लिक करो तो दूसरा दिखाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी आपने फुट नोट्स वगैरह यहाँ पे ऐड किए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से क्लिक कर करके देख सकते हो। ठीक है, आगे आ रहा है शो नोट्स। तो जितने भी आपके पास नोट्स होंगे वो आपको दिखाएगा। वो क्या कह रहा है, कौन से नोट दिखाने हैं, फुट नोट दिखाना है या फिर एंड नोट दिखाना है। तो हम कह रहे हैं मुझे फुट नोट दिखाओ, तो फुट नोट आपको यहाँ पे वो लेके आ गया कि ये वाले आपके पास फुट नोट है। इसी तरीके से अगर शो नोट पे जाता हूँ, शो नोट्स, और शो नोट्स में मैं एंड नोट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मुझे एंड पे लेके आ जाएगा। एंड पे मुझे जो जो चाहिए, अगर मुझे कोई और एंड नोट करना है तो इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 3 4 5 ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जितने भी मैंने करने हैं। इसके इतनी ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ी बहुत है कि अगर आप कोई अपना वर्ड कस्टमर को, यूजर को दिखाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको यूज कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है सर्च का ऑप्शन। सर्च क्लिक करता हूं मैं, तो मेरे साइड पे एक ऑप्शन, एक विंडो गूगल सर्च की या बिंग सर्च की ओपन होती है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो सर्च इंजन इस्तेमाल करता है वो बिंग करता है, गूगल नहीं करता। तो जो भी चीज आपने यहाँ पे आगे सर्च करनी है वो गूगल से सर्च नहीं होगी, वो बिंग से सर्च होगी आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देगा। फिलहाल यहाँ पे क्या कह रहा है जी, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो जैसे हम आम सर्चिंग करते हैं गूगल पे या किसी और बिंग वगैरह के ऊपर, किसी और सर्च इंजन पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस क्या है, आप जो है किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई सोर्स एंटर करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट का इतना पार्ट लिया है ये कहाँ से आपको मिला है, उसका सोर्स क्या है, जरिया क्या है, उसका ऑथर कौन है या राइटर कौन है, वो आप इंफॉर्मेशन अपने पास महफूज करना चाह रहे हो। तो आपने करना है ऐड न्यू सोर्स पे। ऐड न्यू सोर्स पे तो आप बताओगे कि ये बुक क्या चीज है, तो टाइप ऑफ सोर्स बुक है, कोई बुक का सेक्शन है, कोई जर्नल आर्टिकल है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई रिपोर्ट है, क्या चीज है। तो आपने बताया कि ये बुक है, बुक का ऑथर कौन है, बुक का टाइटल क्या है, बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, किस सिटी से थी, और पब्लिशर इसका कौन था। पब्लिशर होता है बुक को पब्लिश करने वाला। ठीक है, वो कंपनी हो सकती है जिसने इसकी प्रिंटिंग की है, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये चीजें उसके लिए कि जब आप लोगों को बताना चाह रहे हो कि ये बुक जो है फलां ऑथर ने लिखी थी, फलां टाइम पे लिखी थी, और इसका जो पब्लिशर है वो ये वाला। तो ये आप सारी डिटेल एंटर करोगे, हम कोई रैंडम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने, चलो मैं नाम ही लिख लेता हूँ, मोहम्मद बिलाल। टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं जी, फ्रीलांस बिजनेस गाइड। ईयर है जी 2025, सिटी है हमारी पिंडी बटिया, और पब्लिशर है जी अपना बिजनेस। ये करने के बाद आपने कर देना इसको ओके। अब ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं, या आपने जहाँ पे एंड नोट लगाया था वहां पे ये नजर आ रहा है, बिलाल 2025। ठीक है, क्लिक किया तो इसकी आगे यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेटिंग्स नजर आती हैं। ये यहाँ पे स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह सेट कर सकते हो। देख सकते हो कि हमारा जो ये साइटेशन है ये किस तरीके की विजिबल हो रही है। और नीचे बिब्लियोग्राफी है, सेव सिलेक्शन बिब्लियोग्राफी, और ओके। बाकी अजान क्या हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
तो अगर आपने बुक के ऑथर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है तो सिंपल जाके आप जो है इंसर्ट कैप्शंस के अंदर और साइटेशन के अंदर आप जो चीज़ें ऐड कर दोगे तो वहां से ऑथर वगैरह की डिटेल ऐड हो जाएगी। ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कभी पड़े तो इस्तेमाल कर लीजिएगा ये जो रेफरेंसेस वाला टैब है। और इसके अलावा हमारे पास ये रिव्यू का टैब है, तो ये कम इस्तेमाल होते हैं, हर बंदे के लिए ये चीज़ें नहीं है। ये अगर कोई कॉरपोरेट के अंदर है, वहां पे आप बुक्स वगैरह लिखती हो, कोई राइटर हो, कोई जर्नल हो, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं। आम अगर आप काम कर रहे हो किसी बैंक के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा मकसद क्या है कि हम जो है उतना सीख लें जितनी हमारी डेली लाइफ के अंदर चीजों की रिक्वायरमेंट है। मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए काम करते हुए, आज तक इनमें से किसी एक चीज की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो जितना काम हमने कमाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है, हमने उतना सीख लेना है ताकि हमारी अर्निंग जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाए, बजाय कि हम फजूल कामों के चक्करों में लग जाएं। एक चीज आपको लाइफ में इस्तेमाल नहीं होने वाली, आप अगर उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, तो उससे बेहतर है कि आप उस चीज पे टाइम लगाओ जहां से आप जो है वो जल्द अज जल्द अर्निंग के सोर्सेज अपने पैदा कर सको। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कैप्शंस का। तो ये जो कैप्शंस वगैरह होते हैं, ये अप्लाई हम करते हैं किसके ऊपर? इमेजेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, शेप्स या सिंबल्स के ऊपर। तो जिस तरीके से टेक्स्ट के लिए मेरे पास था टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसी तरीके से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला है, मैं यहाँ पे अगर ऐड करूं, इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद शेप लेते हैं। शेप में कोई मैंने शेप ले ली, प्लस की शेप यहाँ पे आ गई मेरे पास, ठीक है। ये एक मेरे पास शेप है। तो अक्सर आपने देखा होगा बुक के अंदर, जब आप बुक देखते हो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो आपको तस्वीरें नजर आ रही होती हैं और साथ लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये आपने कभी नोट किया है, ठीक है। वो हेडिंग के अंदर भी, कंटेंट के अंदर भी लिखा होता है कि जाके फिगर 1 देखो, फिगर 1 में ये जो वाली चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। तो वो सब कहाँ से बनता है? वो बनता है, आपने शेप ऐड की, शेप ऐड करने के बाद आपने जाना है रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने जाना है कैप्शंस में। तो इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फिगर 1, आपने कर दिया ओके, तो ये फिगर 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो भी और इमेजेस हैं, वो इमेजेस आप जो है उनके साथ ऐड कर सकते हो, फिगर 1, फिगर 2, तो ये सारे के सारे बन जाएंगे। और एट द एंड जब आपने सारे फिगर्स बना लिए, आप चाहते हो कि मैं टेबल ऑफ कंटेंट के साथ ये भी चीजें दिखा दूं कि हमारे पास कौन कौन से फिगर्स अवेलेबल हैं और किस किस पेज के ऊपर है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने टेबल हैं, कौन से टेबल का क्या नाम है, हमारे पास कौन सी तस्वीर है, हमारे पास कितनी शेप्स हैं, कौन सी तस्वीर, कौन सी शेप, कौन सी डायग्राम किस पेज के ऊपर बनी हुई है, वो सारे के सारे आप उनको लेबल लगा के यहाँ पे आके आप टेबल ऑफ कंटेंट में आप ऐड कर सकते हो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ इसकी स्टाइलिंग्स हैं, आप देख लीजिएगा आपको कौन सी स्टाइल पसंद है। टेबल रीडर, ये टेम्पलेट है क्लासिक, ये क्लासिक मुझे ठीक लग रहा है, ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिगर 1, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये हमें टेबल फिगर 1 पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, फिगर्स, शेप्स या टेबल्स हो, आप चाहते हो कि वो भी मुझे टेबल ऑफ कंटेंट के साथ ही विजिबल हो जाए ताकि कस्टमर को, यूजर को ढूंढना ना पड़े, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आके कैप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हो। बाकी इंडेक्स क्या चीज है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या चीज है, ये हमारे काम के नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे। अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े, यूट्यूब भरा पड़ा है आपको सिखाने के लिए, आपने जस्ट जाके लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आपको वो बता देगा इंडेक्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज किसके लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास टैब आ रहा है मेलिंग का। मेलिंग जो टैब है ये इस्तेमाल होता है एक्सेल वगैरह के साथ। जैसे ही हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, हम जाएंगे एमएस वर्ड एक्सेल पे, तो एक्सेल और वर्ड को कंबाइन करके हम इंशाल्लाह मेलिंग का काम उस टाइम देखेंगे कि मेलिंग क्या है और क्यों जरूरी है। और मेलिंग आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब आप लोग किसी बिजनेस के या किसी जॉब के लिए चले जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, स्कूल कॉलेज हो सकता है, बैंक वगैरह हो सकते हैं। जहां जहां पे कंप्यूटर का काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, वहां वहां
वहां पे आपको ये मेलिंग्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, और हमने इसको अच्छे तरीके से सीखना है। आगे हमारे पास आ रहा है रिव्यू का। रिव्यू के अंदर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ऑप्शन प्रूफिंग, जो कि आप चीजों को चेक करते हो कि एक्चुअल में जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप लोग उसको प्रूफ रीड करवाते हो, तो कि दोबारा से चेक करवा लो ताकि इसमें कोई गलती कोताही है तो वो मुझे मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तो इस पर अगर क्लिक करें तो जहां जहां पे कोई अगर स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक होगी, जैसे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है कि यहाँ पे MS एक्सेल का जो ई है वो कैपिटल होना चाहिए, मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो मुझे ये सजेस्ट करेगा, ठीक है। एक्सेल्स यहाँ पे मुझे वो सजेस्ट कर रहा है कि MS एक्सेल्स आप लिखो। और ग्रामर के अंदर हम देखते हैं क्या शो कर रहा है, MS एक्सेल के बजाय MS एक्सेल्स ही शो कर रहा है। तो आपको अगर लगता है कि MS एक्सेल है, एक्सेल्स नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इंश्योर हो कि बिल्कुल ये जो मैंने टर्म लिखी है बिल्कुल ठीक है, तो ओके। अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके इस पे, और यहाँ पे जो उसने सजेशन दी है आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ रहा है थिसोरस। ये क्या है कि एक वर्ड को किस तरीके से आप जो है वो अलग अलग वे के अंदर लिख सकते हो और उसकी मीनिंग जो है वो सेम रहेंगे, वर्ड हो जाएगा चेंज। मिसाल के तौर पे मैं थीम्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चलता है, थिसोरस पे क्लिक करते हैं और वो थीम्स के मुझे बता रहा है जी इसको मेलोडीज कह सकते हैं, रिफ्रेन्स कह सकते हैं, और ये अलग अलग आपको ये दिखा रहा है कि ये चीजें इंक्लूड है, ठीक है। तो हम इसको अगर आपने तब्दील वगैरह करना तो यहाँ से आप कर सकते हो देख के कि इसके थिसोरस कौन कौन सा है। इंग्लिश की टर्म है, ये आपको आपके इंग्लिश के टीचर्स बता सकते हैं, जैसे कोई सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, तो ये क्या चीज़ है ये वो बेहतर जानते हैं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि ये थिसॉरस क्या होता है, ना मैंने जिंदगी में कभी पढ़ा है ना कभी सुना है। तो इंग्लिश वाले टीचर के पास जाके आप पूछ लीजिएगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। आगे वर्ड काउंट आ रहा है। वर्ड काउंट क्या करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने अल्फाज लिखे हैं सारे के सारे अल्फाजों को काउंट करके आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी लाइनें, इतने पैराग्राफ हैं, इतने अल्फाज हैं, इतने लेटर्स हैं। तो मैं वर्ड काउंट पे करता हूँ क्लिक, तो ये मुझे दिखा रहा है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज है, वर्ड्स हैं एक, हालांकि ये गलत बता रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ थीम, ठीक है। अगर मैं ऐसे कोई गलती आ जाए जिसका मतलब है कि गलती हमारी तरफ से हो रही है, तो मैंने कहीं पे साइड पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वर्ड काउंट पे क्लिक करूंगा, अब मुझे ये सही डाटा दिखा रहा है। टोटल पेजेस 5 हैं, वर्ड्स 1515 है, करेक्टर स्पेस के साथ, स्पेस इंक्लूड है तो 6697। इस करेक्टर सॉरी नो स्पेस, वहां पे स्पेस इंक्लूड नहीं है, और नीचे वाले में स्पेस को इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे आ रहा है 8164, पैराग्राफ हमारे पास 59 है, लाइन हमारे पास 132 है, ठीक है। नीचे वगैरह इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, क्या उनको भी इंक्लूड करना है, हमने क्या इंक्लूड करो, तो सबको उसने इंक्लूड करके हमें एक जो है वो बता दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें रिक्वायर्ड है। ये चीजें पहले ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी जब लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते थे। आजकल कंटेंट राइटिंग के लिए AI के टूल्स आ गए हैं, आपने जिसको को टॉपिक देना है वो सारे का सारा काम लिख के दे देते हैं। पहले आज से कोई 5 7 साल 10 साल पहले ये बहुत बड़ी जॉब थी कंटेंट राइटिंग की, लोग कंटेंट लिखवाने के लिए एक एक वर्ड का 5 5 10 10 रुपए देते थे। तो 1000 वर्ड का अगर आर्टिकल लिखवाना है तो 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए 15,000 रुपये 20,000 रुपये इस तरीके से पे करते थे। तो आपने अगर कहीं पर लिखा है मिसाल के तौर पे हेडिंग्स, तो हेडिंग के बदले इतना लिखने के बदले में आपको 20 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले जमाने में बड़ा अच्छा काम होता था, पहला जमाना नहीं हमारा जमाना, मगर आज से 5 7 साल पहले की बात है जब ये AI और ये चैट GPT वगैरह ये इतनी ज्यादा लाइफ में इंक्लूड नहीं हुए थे। लोग अपना दिमाग अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके कंटेंट को लिखा करते थे। आजकल हम डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सारे के सारे काम किससे करवा रहे हैं, उसी से करवा रहे हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है रीड अलाउड। आपको पढ़ना नहीं आता, आप चाहते हो कि जो कुछ लिखा हुआ है वो मुझे MS वर्ड जो है वो प्ले करके सुना दे ताकि मैं सुन सकूं। तो आपने रीड अलाउड पे करना है क्लिक, तो आपके पास अगर स्पीकर लगे हुए हैं तो ये बोलना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, ये आगे बढ़ रहा है और हेडफोन के अंदर इसकी आवाज जो है वो आ रही होगी, ठीक है। मीटिंग हमारे 10 मिनट की रह गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे आया चेक एक्सेसिबिलिटी। आपने अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें किधर किधर अवेलेबल है। जैसे कि आल टेक्स्ट, आपने इमेजेस के ऊपर अगर लगाया आल टेक्स्ट तो आपको जितने भी अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आपको आल टेक्स्ट नजर आ जाएंगे।
नेविगेशन पेन अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो आपको ये दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी हेडिंग है, कौन कौन सी हेडिंग है। जैसे कि मैंने ये बनाया था हेडिंग, कितने पेजेस हैं वो यहाँ पे आ रहा है, कितने रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे चीजें आपको शो होगी, जो कि आपने सर्च वगैरह करके यहाँ से निकाला होगा। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको चीजें नजर आ रहा है। फोकस करना है आपने किसी एक चीज के ऊपर, तो बाकी की सारी चीजें यहाँ से हट चुकी हैं। सिर्फ आप इसको क्या कर सकते हो, रीड, जो रीड वाला मोड है उसके अंदर आप चले जाओगे और चीजों को आप जो है आसानी के साथ जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ उसको पढ़ लोगे। इसको बैक करने के लिए आपने स्केप का बटन दबाना है, जो कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे बटन होता है ESC, स्केप वाला बटन, उसको आप प्रेस करोगे तो आप रीडिंग मोड से बाहर आ जाओगे। आगे हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसलेट करने का और लैंग्वेजेस का। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा, लोड हो रहा है गूगल से या बिंग से, या फिर इसके पास जो अपना टूल है वहां से वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट से इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपने चूज की हुई है उसमें से उठा के उसको दूसरी लैंग्वेज जो कि आपने सेलेक्ट की है उसमें वो क्या कर देगा, ट्रांसलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा आपका। ये लेके जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रांसलेटर के ऊपर। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको ट्रांसलेट करना है, आप जाके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, जितना हिस्सा आपको ट्रांसलेट करना है इसको आप सिलेक्ट करने के बाद, कौन है बात, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करें, कॉपी करके आप गूगल पे जाएं, क्रोम में गूगल ट्रांसलेटर आप इस्तेमाल करें, तो विद इन सेकेंड्स आपका डॉक्यूमेंट जो पूरा का पूरा जिस भी जबान में आप चाहते हैं वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर नजर आ रहा है लैंग्वेज, तो सेट प्रूफिंग की लैंग्वेज आप यहाँ से बता सकते हो कि मेरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, ताकि उसके ग्रामर के रूल्स के मुताबिक ये क्या करे, उसको प्रूफ करे। यहाँ पे देखो ग्रामर, यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर आ रहा है ऑप्शन, जहाँ पे ये चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी लैंग्वेज। अगर आपने हिंदी में लिखा है, अरबिक में लिखा है, उर्दू में लिखा है डॉक्यूमेंट, तो पहले आपको डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बतानी पड़ेगी इसको कि मैंने डॉक्यूमेंट किस जबान में लिखा है। उसके बाद आप स्पेलिंग चेक ग्रामर पे जाओगे तो फिर ये अच्छे तरीके से उसको वैलिडेट कर सकेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें कमेंट का आ रहा है। तो कमेंट उस दिन हमने बात की थी कि कमेंट क्या चीज है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। आगे हमारे पास आ रहा है जी ट्रैक चेंजेस। आपने किसी पर्सन को क्या किया, अपना डॉक्यूमेंट दिया, मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो और कस्टमर ने आपको कहा कि मुझे ये शीट बना के दो, आपने उसको शीट बना के दी। अब उसने कहा कि ये इसकी शीट के अंदर फला फला चेंजेस करनी है, तो आपने वो चेंजेस करके दोबारा उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अब डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उसके बाद क्या करेगा, वो करेगा उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेगा, तो वहां पे आपको विजिबल हो जाएगा कि फलां बंदे ने फलां फलां जगह पे चेंजिंग की है। पहले वर्ड ये था, अब ये वाला वर्ड हो गया। तो ये चेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर चेंजिंग आपने करवा ली है और आपको लग रहा है कि कस्टमर ने या यूजर ने सही जगह पे सही चीज को चेंज किया है, तो आप यहाँ पे आके क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे आके वो क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो चेंजिंग आपको यहाँ पे विजिबल होके नजर आएंगी। इसको आप यूट्यूब पे जाके अच्छे से एक्सप्लोर करके जब आपको जरूरत पड़े देख लीजिएगा कि ट्रैकिंग का ऑप्शन अगर MS वर्ड के अंदर मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है तो क्यों करना पड़ता है। ये एक्चुअल में जब आप क्लाइंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे होते हो और क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे चेंज करके दो डॉक्यूमेंट में, आपने नाम के स्पेलिंग गलत लिख दी है, मोहम्मद यू से लिखना था आपने ओ से लिख दिया है, ओवेस के स्पेलिंग आपने ओ से लिखने थे आपने अब ए से लिख दिए हैं। तो उसके बाद वो चेक करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें एग्जैक्टली आपने डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दील की हैं या नहीं की। तो आप जैसी करोगे तो पुराना डॉक्यूमेंट यहाँ पे उसके साथ ओपन हो जाएगा, वो बताएगा पुराने डॉक्यूमेंट में ये था, नए डॉक्यूमेंट के अंदर ये आ गया। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, सारी की सारी चेंजिंग जो है वो हो जाएंगी। आगे नजर आ रहा है कंपेयर का। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट जो कि अभी यूजर ने आपको अपडेट करके दिया, दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि पहले उसने बनाया था और वो आपको दिखाया था, जिसमें आपने कहा था कि ये तब्दीली करो। तो आप यहाँ पे जाओगे कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरा चेंज वर्जन वाला, दोनों आप लेके आओगे तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग ये थे, दूसरे में स्पेलिंग ये है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए। आगे क्या हमारे पास, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि आप किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हो और आपने डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।
कि वो बंदा इसके ऊपर आके कोई भी अपनी मर्जी से चीज या तब्दीली ऐड या रिमूव ना कर सके। तो आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्सली इग्नोर कर रहे हो, सॉरी फोर्सली आप उसको पुश कर रहे हो कि वो सिर्फ आगे उसको रीड करे, इसमें कोई राइटिंग का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो आप अगर ये रिस्ट्रिक्ट मोड लगा दोगे तो वो रिस्ट्रिक्ट मोड किसके ऊपर लगाना चाह रहे हो, फॉर्मेटिंग पे लगाना चाह रहे हो, एडिटिंग पे लगाना चाह रहे हो, स्टार्ट एंड फोर्स कर दो। ठीक है, तो आपने यहां से आके अप्लाई कर देना कि मैं इस पे कर रहा हूँ और इस पे भी कर रहा हूँ, तो पर्सन जो है वो इस पे आके कोई भी तब्दीली किसी भी तरह की ना कर सके। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन इस पे ना कर सके, तो यहाँ पे एवरीवन एक ग्रुप बना हुआ है, आपने सेलेक्ट कर दिया कि जो भी बंदा मेरे अलावा यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट को, फाइल को ओपन करेगा वो इसमें कोई तब्दीली ना कर सके। ये करने के बाद नीचे देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारे पास, सी मोर, कोई ऑप्शन और नहीं है। इसको आपने सिंपल क्या कर देना, क्लोज कर देना, तो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, क्लोज करते हैं। आगे हाइड इंक आ रहा है, ठीक है, कोई नया फीचर है, हाइड ऑल ऑफ द इंक इन योर डॉक्यूमेंट, दिस विल बी दिस नॉट बी डिलीट योर इंक क्लिकिंग द बटन अगेन। ये कोई नया फीचर आया, हमें इसका भी नॉलेज नहीं है, मैं इसको चेक करूंगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि जैसी अपडेट होती है तो नई नई चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। मैं चेक कर लूंगा ये हाइड इंक क्या चीज़ है, कौन से इंक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट लिखा नहीं है, डॉक्यूमेंट बनाया, तो मैं इसको इंशाल्लाह चेक करने के बाद आपको बता दूंगा ये क्या चीज़ है। अभी 3 मिनट है। व्यू में चलते हैं। व्यू में सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है कि आपके पास अलग अलग कौन से लेआउट्स हैं। तो यहाँ पे पहला लेआउट आपके पास आ रहा है रीड मोड। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये पेज इस तरीके से आपके सामने विजिबल होगा, आप उसको रीड कर सकते हो जस्ट। तो पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो रीड मोड का है, इसको आप यहाँ से आके क्लोज करो, सॉरी कैंसल, एस्केप का बटन दबाओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। रीड के बाद अब जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो लेआउट अवेलेबल है, वो हमारे पास है प्रिंट लेआउट मोड वाला। प्रिंट लेआउट मोड का मतलब होता है कि इस लेआउट के अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हो, और एडिटिंग करने के बाद आप जो है इस डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, प्रिंट करोगे। अगला हमारे पास वेब जो है वो लेआउट है। वेब पे आपका जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होने वाला है। इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं ताकि आपको ये थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सके हर चीज के अंदर। अगर मैं करता हूं रीड मोड, तो रीड मोड में डॉक्यूमेंट इस तरीके का विजिबल हो रहा है, escape दबाया, प्रिंट के अंदर इस तरीके का विजिबल हो रहा है, और वेब ऑनलाइन में इस तरीके का विजिबल हो रहा है। कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड करते हो सेम टू सेम, तो वहां पे जो लुक होगा वो किस तरीके से आपको विजिबल होगा। तो ये है हमारे पास। फिलहाल हमने जो काम करना होता है वो कौन से लेआउट में करना होता है, प्रिंट लेआउट मोड के अंदर करना होता है। अक्सर औकात आपका वेब व्यू सिलेक्ट होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसा लेआउट आ गया है, तो आप सिंपल नीचे जाके जहां पे जूम का ऑप्शन है उसके साथ भी ये 3 ऑप्शन आपको अवेलेबल नजर आ रहे हैं, आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है प्रिंट लेआउट पे, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, और आप इसको उसी तरीके से बना सकते हैं, एडिट अपडेट या डिलीट जो भी काम आपने करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं जूम और ऑनलाइन, ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो ऑनलाइन में आपका जो वेब इसका व्यूअर डॉक्यूमेंट का वो कुछ इस तरीके से तब्दील हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बैक करते हैं इसको। यहाँ पे आ रहा है क्लोज आउटलाइन, अच्छा ऑनलाइन नहीं आउटलाइन लिखा हुआ है, व्यू में चलते हैं, आउटलाइन है सॉरी। अगला ऑप्शन हमारे पास ड्राफ्ट का आ रहा है, तो ड्राफ्ट के अंदर आपका लेआउट जो है वो इस तरीके से विजिबल होगा। इसमें क्या उसने किया है कि जहां पे पेजेस क्या हो रहे थे आपस में एंड हो रहे थे, उसने एक लाइन से उनको रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे जो पेज है वो एंड हो चुका है। तो ये एक ड्राफ्ट वाला लुक उसने यहाँ पे दे दिया है। हमें ड्राफ्ट का लुक नहीं दिखाना, हम क्या करते हैं, प्रिंट लेआउट पे चलते हैं। आज के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को देख लेंगे, मेलिंग या हेल्प या जो भी चीज़ें अवेलेबल कर देंगे। कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।